विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज हम मिट्टियों के वर्गीकरण, अपरदन और संरक्षण का अध्ययन करेंगे। मृदा का आवरण वायुमंडल व भूपर्पटी के बीच की पारस्परिक क्रिया के परिणामस्वरूप भूपृष्ठ पर फैला हुआ वह आवरण है जिसके शैल कण इतने महीन और विकसित होते हैं कि उनके बीच में से पेड़ पौधों की जड़ें प्रविष्ट होकर जल का आवश्यक लवण सोख सकें और पेड़ पौधों को धरातल पर सीधा रख सकें। सभी मिट्टियाँ विभिन्न प्रकार के शैलों के अपक्षय और अपरदन से बनती हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में आधारभूत मौलिक शैलों के गुण मिलते हैं। शैलों का अपरदन प्रवाहमान हिम, जल और पवन द्वारा होता है। जल द्वारा निर्मित मिट्टी को जलोढ़, हिम द्वारा निर्मित मिट्टी को हिमोढ़ और पवन द्वारा निर्मित मिट्टी को वातोड़ मिट्टी कहते हैं। राजस्थान में अधिकतर मिट्टियाँ जलोढ़ और वातोड़ हैं। मिट्टी का विकास एक जटिल क्रिया है। मिट्टी का निर्माण हजारों वर्षों में होता है। शैलों में यांत्रिक अपरदन और रासायनिक अपघटन की क्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। इससे शैलें टूटती रहती हैं और मिट्टी का निर्माण करती रहती हैं। इसलिए कुछ मिट्टियों के कण मोटे और अन्य के बारीक होते हैं। अपक्षय और विघटन की क्रिया लंबे समय तक होने के कारण मिट्टी पर जलवायु, वनस्पति और जीव जंतुओं का प्रभाव पड़ता है। जलवायु के कारकों जैसे पवन, जल और हिम मिट्टी के कणों को स्थानांतरित करते हैं और उनका जमाव अन्यत्र कर देते हैं। वनस्पति और जीव जंतुओं से मिट्टी को जैविक कार्बन अंश व नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त होते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। पेड़ पौधों से जड़े हुए पत्ते, टहनियाँ व अन्य मृत भाग मिट्टी में मिलकर जैविक अंश बढ़ाते हैं। मृत पशु और पशुओं द्वारा उत्सर्जित मलमूत्र मिट्टी में मिलते रहते हैं। पेड़ पौधों और मृत जीव जंतुओं के जैव अंशों का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। यह अपघटित पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। इस प्रकार मिट्टी की ऊपरी परत पर ह्यूमस का जमाव निरंतर होता रहता है। वर्षा के जल के साथ घुल-रिसकर ह्यूमस मिट्टी की निचली परतों में भी जाता रहता है और पेड़ पौधों की जड़ों को आवश्यक पोषक पदार्थ देता है। मनुष्य के लिए मिट्टी एक अनिवार्य पुनर्नवीकरण योग्य संसाधन है। मिट्टी पर कृषि की जाती है जिससे मनुष्य को खाद्यान्न, कपास, जूट, तिलहन आदि प्राप्त होते हैं जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। मिट्टी पर ही संपूर्ण वनस्पति जगत निर्भर है। मिट्टी से पोषक खनिज और जल प्राप्त करके ही पेड़ पौधे का विकास होता है जिससे विशाल वन और घास के मैदान उत्पन्न होते हैं। जीव जंतुओं के लिए भी मिट्टी बहुत आवश्यक है। ये जंतु मिट्टी में अपना घर बनाते हैं और भोजन के लिए वनस्पति पर निर्भर रहते हैं। मिट्टी का संरक्षण करना और इसे अधिकाधिक उर्वरयुक्त बनाए रखने के लिए मनुष्य के लिए आवश्यक है। ये अब राजस्थान की मिट्टियों के विकास के क्रम को समझें। राजस्थान की मिट्टियों की संरचना और विकास में आधारभूत शैलों, जलवायु और वनस्पति का मुख्य योगदान है, जिसमें पहला है आधारभूत चट्टानें। राजस्थान एक बहुत प्राचीन भूगर्भिक प्रदेश है। यहाँ अरावली जैसे प्राचीन पर्वत हैं जिन पर करोड़ों वर्षों से अपक्षय और अपरदन क्रियाएं होती रही हैं। अरावली पर्वतों की कायांतित शैलों से निर्मित मिट्टी लूणी अपवाह तंत्र और पूर्वी राजस्थान के मैदानी भागों में पाई जाती है। लूणी व उसकी सहायक नदियाँ अजमेर व पाली जिलों में अलवर के उत्तर पश्चिमी ढाल से निकलती हैं और अपने साथ इन पर्वतों की मिट्टी बहाकर लाती हैं। इस मिट्टी में ग्रेनाइट, रायोलाइट,
क्वार्टरजाइट और नीच की चट्टानों के खनिज पदार्थ अधिक हैं। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी ढाल से निकलने वाली नदियों में अजमेर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद आदि जिलों में अरावली पर्वतों से निर्मित मिट्टी का जमाव किया है। इस मिट्टी में माइका, शिस्ट, सलेट, नीस आदि कायांतित शैल कणों की अधिकता पाई जाती है। राजस्थान के सुदूर पश्चिमी जिले जैसलमेर में जुरेसिक और इयोसीन युग की शैलें पाई जाती हैं। इन शैलों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और ग्रिट की अधिकता है। अतः जैसलमेर और रामगढ़ के समीप ऐसी मिट्टी का जमाव अधिक है। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में घग्गर नदी द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव अधिक है। यह मिट्टी शिवालिक पर्वतों से अपर्दित निक्षेपित घग्गर व प्राचीन नदियों द्वारा बिछाई गई है। यह मिट्टी अधो हिमालय शैलों की मिट्टी है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में विशेषतः बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर और जालौर जिलों में रेतीली मिट्टी का जमाव है। यह मिट्टी मूल रूप से समुद्र तटीय रेत और वेलांचली जलोढ़ मिट्टी है, जिसका जमाव प्राचीन भूगर्भिक युगों में अरब सागरीय विस्तार के कारण हुआ था। रेतीले मैदानों में आजकल पवन अपरदन के कारण मोटे कण वाली बालुई मिट्टी का बिछाव अधिक है, जो रेतीले टीलों के रूप में दिखाई देती है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में झालावाड़, कोटा, बूंदी और बांसवाड़ा जिलों में विंध्यन शैलों और दक्कन ट्रैप से निर्मित शैलीय मिट्टी है। विंध्यन शैलों से निर्मित अवसादी मिट्टी में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सलेट, शिस्ट आदि के कण अधिक पाए जाते हैं। दक्कन ट्रैप की निर्मित मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी है, जो हल्के सलेटी से गहरे काले रंग तक हो सकती है। राज्य के पूर्वी भागों में स्थित भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर जिलों में नवीन काप मिट्टी का जमाव है। यह मिट्टी महीन कणों वाली है, जो यमुना, अफवाक्रम व चंबल नदी द्वारा अपर्दित विंध्यन शैलों का मिश्रण है। यमुना नदी हिमालय क्षेत्र की शैलों और चंबल नदी विंध्यन कगारों की शैलों का अपरदन करके मिट्टी लाती है और यहाँ निक्षेपित करती है। राजस्थान की मिट्टी में विकास करने वाला दूसरा कारक है जलवायु का प्रभाव। राज्य की मिट्टियों के विकास में जलवायु का बहुत प्रभाव पड़ा है। राज्य की जलवायु मुख्यतः शुष्क है, जिससे पवन अपरदन अधिक होता है। केवल जुलाई से सितंबर तक कुछ वर्षा होती है। यह वर्षा भी कभी कम तो कभी ज़्यादा होती है। अधिक वर्षा होने पर यहाँ की बरसाती नदियों में बाढ़ आ जाती है और जल प्लावन के साथ जलोढ़ मिट्टी का भी फैलाव होता है। बाढ़ग्रस्त मैदानों में ऐसी मिट्टी में वर्षा के बाद रबी की अच्छी फसल होती है। कम वर्षा के समय तेज गति की आंधियाँ चलती हैं, जिससे पवन अपरदन होता है और उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत उड़ जाती है। गर्मियों में आंधियाँ और तीव्र पवन का वर्चस्व रहता है। गर्मियों के महीनों में पश्चिमी की ओर से आने वाली पवन पश्चिमी राजस्थान के रेत के टीलों पर भारी कटाव करती है और मिट्टी की ऊपरी परत को स्थानांतरित कर देती है। पवन द्वारा कटाव सिरोही जिले के आबू पर्वत श्रेणियों पर और पाली, अजमेर जिलों की अरावली पर्वतमालाओं पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पवन अपरदन द्वारा इंसलबर्ग आकृति की पहाड़ियां बन गई हैं। मिट्टी के विकास की दृष्टि से राजस्थान को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग अरावली का पश्चिमी क्षेत्र और दूसरा अरावली का पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी राजस्थान में उच्च तापमान, कम वर्षा और तेज हवाओं के कारण मिट्टी और चट्टानों का यांत्रिक विघटन अधिक होता है, इसलिए पवन अपरदन अधिक होता है और मिट्टी के निचले स्तर में मौजूद चूना पत्थर, कंकड़ आदि ऊपर उभर आते हैं, जिनसे क्षारीय मिट्टी अधिक विकसित होती है।
वर्षा की कमी के कारण रासायनिक अपरदन कम होता है और क्षारीय लवण ज्यों की त्यों पड़े रहते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में वनस्पति की विरलता के कारण मिट्टी में जैव अंश भी कम पाए जाते हैं। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, इसलिए नदी नालों द्वारा जल कटाव से मिट्टी की अधिकता है। ऐसी मिट्टी में अधिक नमी रहने से रासायनिक विघटन होता रहता है। कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम तत्वों के लवण वर्षा के जल के साथ शीघ्र घुलकर बह जाते हैं या मिट्टी की निचली सतह में इकट्ठे हो जाते हैं। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण घास, झाड़ियां और वृक्षों की अधिकता है। वनस्पति अधिक होने के कारण पेड़ पौधों के सड़े गले पत्तों और मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता रहता है। मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। इसी कारण पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान नदी नालों की घाटियों में कार्बन व नाइट्रोजन युक्त उपजाऊ मिट्टी मिलती है। तीसरा कारक है प्राकृतिक वनस्पति का प्रभाव। राजस्थान में वन की कमी है। जनसंख्या और पशु संख्या का भूमि पर इतना अधिक दबाव है कि मानव ने प्राकृतिक चारागाहों और वन उपयोग कृषि और आवास के लिए कर लिया है। इसका प्रभाव मिट्टी की संरचना और विकास पर पड़ता है। पेड़ पौधों और घास से ढकी हुई मिट्टी पर जल व पवन अपरदन का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधों की जड़ों से कई अम्लीय पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो मिट्टी और चट्टानों की संधियों को चौड़ा करते रहते हैं और उनकी जड़ों का प्रसार होता रहता है। ये जड़ें खनिज तत्वों का अवशोषण करती रहती हैं। पेड़ पौधों की ये जड़ें मिट्टी के कणों को बांधे रखती हैं, जिससे जल और पवन अपरदन क्रियाएं बहुत कम हो जाती हैं। वनस्पति से मिट्टी में ह्यूमस की भी वृद्धि होती है। पेड़ पौधों से गिरी हुई सूखी पत्तियां, सूखी टहनियां, फूल और फल मिट्टी से सड़ गलकर मिल जाते हैं। इससे मृदा में कार्बन नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ जिले जैसे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, उदयपुर आदि में जहां वनों और घास के मैदानों की अधिकता है, वहां मिट्टी में ह्यूमस भी अधिक पाया जाता है। वनस्पति का एक अन्य लाभ मिट्टी में भूमिगत आर्द्रता को बनाए रखने में भी है। इसलिए वन व घास के मैदानों की मिट्टी में आर्द्रता साल भर बनी रहती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान की वनस्पतिहीन मिट्टी में गर्मियों में 30 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी में शुष्कता उत्पन्न हो जाती है। ऐसी असंगठित मिट्टी में पवन व जल अपरदन बहुत तेज गति से होता है। पेड़ पौधे अपनी जड़ों में नाइट्रोजन संग्रहण भी करते हैं। उनकी जड़ों में नाइट्रोजन संग्रहण करने वाले जीवाणु, जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं, होते हैं, जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। राजस्थान में खेजड़ी, बेर, फोग आदि ऐसे वृक्ष हैं जो जड़ों में नाइट्रोजन संग्रहण कर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसी प्रकार दलहन की फसलें भी अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं। मिट्टियों के विकास में चौथा कारक है जीव जंतुओं का प्रभाव। राज्य में ऐसे जीव जंतुओं की अधिकता है जो मिट्टी में बिल खोद कर रहते हैं और विषम तापमानों से अपनी रक्षा करते हैं। ऐसे जंतुओं में चूहे, सांप, छिपकली, मकड़ी, केंचुए, खरगोश आदि हैं। इनके द्वारा बिल खोदने से नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और मिट्टी में वायु संचार होता है, जिससे मिट्टी में जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। परिणामतः वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि में सोख लिया जाता है। जीव जंतुओं और मिट्टी में मौजूद जीवाणुओं से कई रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं में नाइट्रोजन, गंधक और फास्फोरस तत्वों के विभिन्न यौगिक बनते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसके अलावा मृत पशुओं के मिट्टी में मिलने से भी मिट्टी में जैविक अंश प्राप्त होते हैं
जिनसे उपजाऊ मिट्टी बनती है। इन कारकों के अध्ययन से यह समझा जा सकता है कि मिट्टी का विकास अनादिकाल से होने वाली एक सतत क्रिया है, जिससे मिट्टी की संरचना और विकास में आधारभूत मौलिक शैलों के विखंडन से लेकर जलवायु, वनस्पति और जीव जंतुओं का योगदान रहता है। इनके अलावा उच्चावच और भूमि के ढाल भी मिट्टी की संरचना को प्रभावित करते हैं। जैसे पर्वतीय ढालों पर तीव्र ढाल होने के कारण मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता और मैदानी और पठारी भागों में समतल मिट्टी पर लगातार परत का जमाव होता रहता है। मिट्टी के मोटे तौर पर 4 मौलिक गुण माने गए हैं, जिनमें पहला गुण है संगठन। मिट्टी के संगठन से तात्पर्य उसके भौतिक गुणों से है। मिट्टी में मौजूद नमी के बढ़ने, घटने और उसकी लोच चिपकने की क्रिया, फूलने और संकुचित होने में अंतर आता है। जैसे सूखी मिट्टी में मिट्टी के कण दूर दूर होते हैं और वह कठोर हो जाती है। आर्द्र मिट्टी के कण पास पास आ जाते हैं और वह नरम और चिपचिपी होती है। यदि मिट्टी बहुत गीली और संतृप्त हो तो वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बहने लगती है, और बहुत अधिक चिपचिपी हो तो ऐसी मिट्टी को शांतान युक्त मिट्टी कहते हैं, विस्कोस मिट्टी कहते हैं। ऐसी मिट्टी जो भुरभुरी होती है और नरम और चिपचिपी होती है, उसमें कृषि सबसे अधिक होती है। दूसरा मौलिक गुण होता है सरंध्रता, पोरोसिटी। सरंध्रता से तात्पर्य मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थानों से है। इन रिक्त स्थानों में वायु और जल भरा रहता है। दोमट मिट्टियों में अधिक सरंध्रता होती है, इसलिए उसमें पवन और जल का संचार अधिक होता है। रंध्रयुक्त होने से जड़ों को ऑक्सीजन और जल दोनों मिलते हैं। पेड़ पौधों का विकास होता रहता है। इसके विपरीत चिकनी मिट्टी के कण के बीच रंध्र बहुत कम होते हैं, इसलिए चिकनी मिट्टी की ऊपरी परत पर वर्षा व सिंचाई का जल भरा रहता है। इसी कारण चावल की खेती चिकनी मिट्टी वाले उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में की जाती है। तीसरा मौलिक गुण है अंतः स्पंदन। मिट्टी के अंदर जल के रिसने वाले अधोमुखी प्रदेश को अंतः स्पंदन कहते हैं। इसके मापन से अधो स्तर में जल प्रवेश करने की क्षमता ज्ञात की जाती है। जो मिट्टियां वर्षा और सिंचाई के जल को जल्दी ही सोख लेती है, उनमें अंतः स्पंदन अधिक होता है। जैसे रेतीली मिट्टियों में अंतः स्पंदन अधिक और चिकनी मिट्टियों में कम होता है। पीएच मान, इससे तात्पर्य मिट्टी में मौजूद हाइड्रोजन आयनों से है। ये मापन प्रति लीटर जल द्वारा मिट्टी में रूपांतरित होने वाले उपलब्ध हाइड्रोजन को दर्शाते हैं। इसका मान 0 से 14.7 तक होता है। उदासीन मिट्टियों में पीएच मान 7.2 तक होता है। यदि पीएच का मान इससे कम हो तो मिट्टी अम्लीय होती है। इससे अधिक मान होने पर मिट्टी में क्षारीय गुण पाए जाते हैं। राजस्थान के उन भागों में जहां सिंचाई अधिक होती है, मरुस्थल के उन भागों में जहां वर्षा का जल गड्ढों, झीलों में इकट्ठा हो जाता है, वहां मिट्टी क्षारीय हो जाती है। मिट्टी में मौजूद सोडियम व कैल्शियम जैसे घुलनशील पदार्थ पानी में घुलकर केशिका क्रिया द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत पर आ जाते हैं और मिट्टी में क्षारीय गुण उत्पन्न कर देते हैं। इसके विपरीत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये घुलित लवण पदार्थ नदी नालों द्वारा बहकर चले जाते हैं, जिससे मिट्टी में अम्लीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। उपजाऊ मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं जो कृषि फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। पेड़ पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए मिट्टी में लगभग 16 आवश्यक तत्वों का होना अनिवार्य है। इनमें से 2 तत्व कार्बन और ऑक्सीजन को प्राप्ति सीधे वायुमंडल से होती है। हाइड्रोजन तत्व की प्राप्ति जल द्वारा होती रहती है। पौधों को मिट्टी में उपलब्ध होने वाले 6 तत्वों का उपयोग विशेष महत्व का है, जिनमें नाइट्रोजन,
फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक हैं, जो 6 वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। अन्य 7 गौण तत्व हैं जिनका पेड़ पौधे कम उपयोग करते हैं। राजस्थान की अधिकतर मिट्टियों में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट लवण अच्छी मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इन तत्वों की यहाँ कमी नहीं है। अन्य 4 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और गंधक कम मात्रा में मिलते हैं।